सुनो सब लोग, जो भी इस दैत्य सांड को काबू कर लेगा, मैं उसे पूरे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। अरे बच्चे, बड़े बड़े ताकतवर इसे नहीं हरा सके, तू क्या कर लेगा? साहब, मुझे एक मौका दे दें प्लीज। ठीक है, तो सब सुनो, अगर इस बच्चे ने इस बैल को हरा दिया तो मैं इसे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। आज का दिन उस छोटे से कस्बे में किसी महाकुंभ से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और बीच में एक विशालकाय सांड खड़ा था, रस्सियों से बंधा हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी ही जमीन हिला रही थी। वो इतना भयंकर था कि पहली नजर में ही दिल की धड़कनें रुक जाती। लंबा, चौड़ा, मांसल शरीर, आंखों में आग, जैसे वो किसी भी इंसान को रौंद कर गुजर जाने को तैयार हो। उसके सींग हवा को चाकू की तरह चीरते हुए हर कदम से धरती कांप उठती। लोग फुसफुसाते थे, ऐसा सांड कभी नहीं देखा, ये तो मौत का दूसरा रूप है। कस्बे के बड़े जमींदार ने घोषणा की थी, जो भी इस दैत्य सांड को काबू कर लेगा उसे 10 करोड़ का इनाम। बस यही खबर सुनकर दूर दूर से पहलवान, कुश्तीगिर, ताकतवर मर्द यहां पहुंच गए थे। कोई पहाड़ जैसा शरीर वाला, कोई लंबा चौड़ा, कोई ऐसा जिसे देखकर ही लोग कांप जाते। भीड़ तालियां बजा रही थी, दांव लग रहे थे, हर किसी को लग रहा था आज इतिहास रचेगा। लेकिन एक एक करके सबकी हवा निकल गई। पहला पहलवान आगे आया, पूरी ताकत से सांड के सींग थामने की कोशिश की, लेकिन सांड ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, हर बार एक ही मंजर। सांड की ताकत के आगे सब बेबस। भीड़ का जोश धीरे धीरे खौफ में बदल गया। लोग चीखने लगे, ये सांड इंसान के बस का नहीं, इसे छूना मौत को बुलावा देना है। तभी भीड़ के सबसे पीछे एक पतला दुबला लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 13-14 साल, कपड़े पुराने, फटे हुए, पैर नंगे, चेहरे पर धूल मिट्टी जमी हुई, लेकिन उसकी आंखें, उनमें डर नहीं, एक अजीब सी गहराई, एकाग्रता, जैसे वो पहले से ही जानता हो क्या होने वाला है। उसने जोर से आवाज लगाई, मालिक जी, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूं। भीड़ में हंसी छूट पड़ी। जमींदार ने घूरते हुए कहा, अरे रंगरूठ, क्या बकवास कर रहा है तू? होश में है? बड़े बड़े पहलवान हार गए, तू क्या कर लेगा? लड़के ने सिर नहीं झुकाया, सीधे आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, बस एक। जमींदार हंसा, लेकिन उस हंसी में चुनौती थी। ठीक है, अगर तू ये कर दिखाया तो 10 करोड़ तेरे, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो सबके सामने जमीन पर गिरकर माफी मांगेगा, समझा? लड़का चुपचाप मुस्कुराया, मंजूर है। भीड़ सन्न रह गई। कौन था ये लड़का? नाम था आरिफ, एक अनाथ जो कस्बे की गलियों में काम करता था, कभी खेतों में, कभी दुकानों पर छोटे मोटे काम, लेकिन आज सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। आरिफ कोई आम लड़का नहीं था। वो कस्बे की तंग गलियों में दिन रात घूमता रहता, पुरानी बोतलें, टूटे प्लास्टिक, कबाड़ का सामान इकट्ठा करता। सुबह से शाम तक मेहनत, पसीना, और फिर शाम को वो सब बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो सीधे घर ले जाता। घर, वो क्या घर था? एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी, छत में छेद, बारिश में पानी टपकता, दीवारें झुकती हुई कभी भी ढह सकती थीं। अंदर एक पुरानी चारपाई पर उसकी मां लेटी रहती, बहुत बीमार, लगातार खांसी, सांस लेना भी मुश्किल, उठकर कुछ कर पाती नहीं। आरिफ के पिता, वो बहुत पहले चले गए थे, जब आरिफ सिर्फ 8 साल का था, एक भयानक हादसे में। ट्रक ने, और सब खत्म। उस दिन से आरिफ का बचपन छिन गया, खेलना कूदना, हंसना, सब कुछ। लेकिन एक चीज उसके साथ आज भी थी, पिता की यादें और उनकी सिखाई हुई बातें। पिता गांव के मशहूर जानवर समझने वाले थे। जब भी कोई बैल, घोड़ा या भैंसा बेकाबू हो जाता, लोग उन्हें बुलाते। आरिफ दूर से देखता, पिता कैसे बिना डरे जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते, कैसे अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते। और पिता हमेशा कहते, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिमाग और सब्र से काबू किया जाता है। डर दिखाया तो हार गए। आज वही बातें आरिफ के कान में गूंज रही थीं। खेत के बीच में वो विशाल सांड, आरिफ उसे घूर रहा था। अचानक
आरिफ आगे बढ़ा। भीड़ ने देखा और ठहाके मारने लगी। अरे ये लड़का यहां क्या करने आया? रास्ता भटक गया क्या? ये तो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। आरिफ सीधा उस जमींदार के पास पहुंचा जिसने सारी प्रतियोगिता करवाई थी। धीमी लेकिन पक्की आवाज में बोला, मालिक जी, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूं। एक पल पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर जोरदार हंसी फूट पड़ी। कोई चिल्लाया, अरे खुद को तो संभाल नहीं पाता, सांड को क्या संभालेगा? कोई और बोला, 10 करोड़ मिलेंगे तो ले लेना, पहले अपनी जान तो बचा ले। आरिफ चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ एक अटूट भरोसा। वो जानता था ये लड़ाई सिर्फ इनाम की नहीं, ये उसकी मां की सांसों की लड़ाई है। दवाइयों के पैसे, बेहतर इलाज, एक नया जीवन। भीड़ में शोर मचा हुआ था, लेकिन आरिफ के लिए सिर्फ एक आवाज, उसके पिता की। डर दिखाया, हार गए। यहीं से आरिफ की असली जंग शुरू हुई। लोग उसके फटे कपड़ों को देख रहे थे, उसकी उम्र को, उसके नंगे पैरों को, लेकिन किसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। यहां से भाग जा बच्चे, मर जाएगा। ये कोई बच्चे का खेल नहीं। आरिफ खामोश खड़ा रहा। सांसें तेज, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे। निगाहें सांड पर टिकी हुई। सांड ने भी पहली बार भीड़ को नहीं, सिर्फ आरिफ को देखा। जैसे वो समझ गया हो सामने वाला कोई आम इंसान नहीं। तभी जमींदार आगे आया, आरिफ को सिर से पांव तक नापते हुए मुस्कुराकर बोला, सुन बेटा, ये कोई मजाक नहीं। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। आरिफ ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। भीड़ फिर ठहाके मारने लगी। देखो, मौत को खुद बुला रहा है। लेकिन तभी सांड ने जोर से जमीन पर पैर पटका। धूल का गुब्बार उठा। पूरा मैदान थर्रा गया। शोर एकदम थम गया। सबकी सांसें अटक गईं। आरिफ की आंखें सांड की आंखों से नहीं हटीं। अचानक आरिफ की आंखों के सामने पुरानी यादें जिंदा हो उठीं। वो रात जब मां की खांसी इतनी तेज हो गई कि वो बेहोश हो गई। दवाई का आखिरी कतरा भी खत्म, कटोरा खाली। आरिफ बाहर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा रो रहा था। आसमान की तरफ देखकर फुसफुसाया था, अगर पापा आज होते तो मां को एक पल में ठीक कर देते। उस रात आरिफ ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और जब आंखें खोली तो वो छोटा बच्चा नहीं रहा। वो अब सिर्फ आरिफ नहीं था, वो अपने पिता का असली वारिस था। जमींदार ने इशारा किया, जा जा और दिखा दे सबको। आरिफ धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी, बिना दिखावे के सांड की तरफ बढ़ा। कोई ताकत नहीं दिखाई। सांड ने अचानक सिर उठाया, जमीन पर पैर पटका और सीधा हमला। भीड़ चीख पड़ी, बचाओ, मर जाएगा वो। लेकिन आरिफ नहीं रुका। पिता की आवाज गूंजी, सीधे मत देख, पहले उसकी चाल समझ। आरिफ ने झटके से किनारे हटकर खुद को छोटा किया, न कि कमजोर बल्कि समझदार। सांड ने सींग नीचे करके हमला बोला। बस एक पल, सब खत्म। आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। कीचड़ से सना, सांसें फूल रही थीं, घुटनों से खून बह रहा था। हाथ कट गया। भीड़ ने चीखा, बस खत्म, उठेगा नहीं अब। लेकिन आरिफ उठ खड़ा हुआ, धीरे से लेकिन पक्के इरादे से। सांड भी रुक गया, हैरान, क्योंकि अब तक जितने भी आए थे सब ने ताकत से लड़ाई की। आरिफ फिर आगे बढ़ा। अब उसकी सांसें सांड की सांसों से ताल मिला रही थीं। वो सांड के इतने पास आ गया कि उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी। आरिफ ने सींग नहीं पकड़े, न सामने से टकराया। वो चुपचाप पीछे की तरफ चला गया, जहां कोई नहीं जाता। सांड चौंका। उसने पीछे मुड़कर जोरदार छलांग लगाई। आरिफ हवा में उछला, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ सांड के शरीर से चिपक गए, पकड़ लोहे जैसी मजबूत। आरिफ के कान में सिर्फ पिता की आवाज, जब थक जाए तब रास्ता दिखा। ये युद्ध नहीं, समझौता है। आरिफ ने जबरदस्ती नहीं की, बस खुद को नियंत्रित रखा। मिनट बीतते गए। सांड की ताकत कम होने लगी। चाल धीमी, सांसें भारी। आरिफ ने पकड़ बदली, सांड को धीरे धीरे घुमाया, और फिर वो विशालकाय सांड जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। तभी किसी ने फूट फूट कर चिल्लाया, वो बैठ गया, बैठ गया। भीड़ फट पड़ी। तालियां, चीखें, नाम पुकारना, आरिफ, आरिफ। आरिफ ने सांड के सिर पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को शांत कर रहा हो।
सांड ने विरोध नहीं किया, बस शांत। आरिफ जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज, शरीर थका, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, पापा, हो गया, काम हो गया। फिर मां की याद आई। ये जीत सिर्फ सांड की नहीं थी, ये उस इनाम की थी जो मां की सांसों को बचाएगा। दवाई, इलाज, एक नई जिंदगी। भीड़ अब पागलों की तरह तालियां बजा रही थी। कोई रो रहा था, कोई नाम चिल्ला रहा था, लेकिन आरिफ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस जमीन पर बैठा सांसें ले रहा था और सामने बैठे सांड को देख रहा था। कुछ लोग उसके पास आए, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने पानी पिलाया। पहली बार किसी ने उसे भिखारी नहीं, नायक की तरह देखा। जमींदार खुद आगे बढ़ा, चेहरा हैरानी से भरा हुआ, लेकिन आंखों में कुछ और था, गहरा विचार। उसने पूरी आवाज में घोषणा की, सबने अपनी आंखों से देख लिया है। इस लड़के ने, इस 13-14 साल के लड़के ने उस दैत्य सांड को काबू कर लिया है। भीड़ फिर फट पड़ी, चीखें, तालियां, नाम पुकारना। इनाम दो, 10 करोड़ दो, आरिफ को दो। आरिफ धीरे धीरे उठा, पैर अभी भी कांप रहे थे, शरीर दर्द से चूर, लेकिन सीना फुला हुआ, दिल में एक अजीब सी ताकत। जमींदार ने उसे पास बुलाया, बेटा, नाम क्या है तेरा? आरिफ। उम्र? 14 साल। जमींदार की आंखें फैल गईं। इतनी छोटी उम्र में ये कमाल। लेकिन उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। सुनो, नियम बहुत साफ हैं, प्रतियोगिता की शर्तें पूरी करने वाले को ही इनाम मिलेगा। आरिफ ने तुरंत कहा, मैंने तो सांड को बैठा दिया है। जमींदार चुप रहा, फिर बोला, तू नाबालिग है, कानूनी तौर पर सीधे इतनी बड़ी रकम एक बच्चे को नहीं दी जा सकती। पूरे मैदान में सन्नाटा। आरिफ का दिल धड़कने लगा, मुट्ठियां कस गईं। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा, तो मेरी मां का इलाज, वो कैसे होगा? जमींदार खामोश। भीड़ में हलचल मच गई। कोई चिल्लाया, ये क्या बकवास है, वो जीता है। आरिफ ने पहली बार सिर झुकाया। आंखों के सामने मां का चेहरा, वो कमजोर शरीर, वो लगातार खांसी, वो रातें जब दर्द से कराहती थीं। आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और जोर से बोला, मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना दे दो जितने से मां का इलाज हो सके। दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, बस इतना। भीड़ सन्न। जमींदार ने आरिफ को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में संदेह नहीं, सिर्फ सम्मान, गहरा सम्मान। उसने धीरे से कहा, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं। समय बीतता गया, लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कागजी कार्रवाई, कानूनी बातें। आरिफ को वहां खड़े खड़े डर लगने लगा। मन में एक ही ख्याल, अगर सब व्यर्थ हो गया तो? अचानक वो दौड़ा, सीधे अपनी झोपड़ी की तरफ। अंदर मां चारपाई पर लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। आरिफ उनके पास बैठ गया, हाथ थाम लिया। मां, मैं जीत गया, सांड को काबू कर लिया। मां ने धीरे से आंखें खोली, फीकी मुस्कान। मुझे पता था बेटा, तेरे अंदर तेरे पिता का ही रूह है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मां, अगर पैसे नहीं मिले तो? मां ने उसका हाथ दबाया, तूने कोशिश तो की, बस यही बहुत है। लेकिन आरिफ के लिए यह काफी नहीं था, वो नहीं मान सकता था। अगले दिन एक फोन आया। आरिफ फिर वही मैदान पहुंचा। इस बार भीड़ कम, माहौल गंभीर। जमींदार ने कहा, हमने फैसला कर लिया है। आरिफ की सांस अटक गई। तेरी जीत को कोई नकार नहीं सकता, इनाम तेरा ही है। आरिफ की आंखें चमक उठी, लेकिन जमींदार रुके। लेकिन पैसा सीधे तेरे हाथ में नहीं जाएगा। ये पूरी रकम तेरी मां के इलाज पर खर्च होगी। अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां, सब कुछ हम खुद देखेंगे। आरिफ ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं सहमत हूं। उस पल पैसे का कोई मतलब नहीं रहा, बस मां की सांसें, बस उनका जीना। और यहीं से आरिफ का असली संघर्ष शुरू हुआ। इलाज का संघर्ष। वो कभी नहीं सोच सकता था कि वो दिन आएगा जब मां को स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस में, 4 पहियों वाली गाड़ी में बिठाया जाएगा। जब वो अस्पताल के गेट से बाहर निकला, मां की आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी। आरिफ ने उनका हाथ थाम रखा था, जैसे अगर छोड़ दिया तो मां बहुत दूर चली जाएंगी। रास्ते भर आरिफ चुप रहा,
बस हाथ थामे, बस थोड़ा और जी लो मां। अस्पताल की ऊंची ऊंची सफेद दीवारें देखकर आरिफ ठिठक गया। उसे लगा जैसे ये जगह उसके जैसे गरीब, फटे पुराने कपड़ों वाले लड़के के लिए कभी नहीं बनी। चारों तरफ सफेद यूनिफॉर्म में डॉक्टर नर्स, तेज रोशनी, मशीनों की पिप पिप, बीप बीप की आवाजें, सब कुछ उसे अजनबी, डरावना लग रहा था। मां को स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया गया। आरिफ बाहर एक ठंडी बेंच पर बैठ गया। पहली बार असली जंग शुरू हो चुकी थी। सांड से लड़ाई आसान लगने लगी क्योंकि वो सामने था, लेकिन ये लड़ाई अंदरूनी, अदृश्य और सबसे भयानक। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। आरिफ की निगाहें सिर्फ उस दरवाजे पर टिकी हुई। हर बार कोई बाहर आता, उसका दिल जोर से धड़क उठता। पिता की पुरानी बात याद आती, बेटा, जो डरता नहीं वही असली मर्द होता है, जो भय का सामना करता है वही जीतता है। रात गहरा गई। अस्पताल की लाइटें धीमी, गलियारा खामोश। आरिफ बेंच पर सिकुड़ कर बैठा था। सांसें तेज, लेकिन हर सांस डर से रुक जाती। उसे लगा जैसे मां उसे बुला रही हो। वो उठा, कोने में चला गया, आंखें बंद की और पहली बार दिल से प्रार्थना की, अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पापा सच में मुझे देख रहे हैं, तो मां को बचा लो, बस एक बार, बस इस बार। भोर होने से ठीक पहले दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आरिफ दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी मां, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। आरिफ का दिल बैठ गया। पैसा? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। इसकी चिंता मत करो, जमींदार साहब ने सब इंतजाम कर दिया है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था अगर वो उस दिन सांड के सामने न खड़ा होता तो आज ये शब्द कभी न सुनाई देते। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आरिफ जमीन पर बैठ गया। कपड़े अभी भी कीचड़ और खून से सने हुए, लेकिन हौसला। आसमान छू रहा था। हर मिनट, हर सेकंड भारी लग रहा था। वो दीवार देखता, छत देखता, आंखें बंद कर लेता और बस प्रार्थना। समय जैसे ठहर गया। कई घंटे बाद आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आरिफ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा, तुम्हारी मां अब खतरे से बाहर है। आरिफ वहीं धड़ाम से बैठ गया, जैसे सारी ताकत एकदम निकल गई हो। आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वो रो रहा था, जोर जोर से। कुछ देर बाद मिलने की इजाजत मिली। आईसीयू में मां लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन चेहरा शांत, सांसें नियमित। आरिफ ने धीरे से उनका हाथ थामा। मां, मैं हूं। मां की उंगलियां हल्के से हिली, चेहरे पर फीकी सी मुस्कान। उस पल आरिफ को लगा वो 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास मां की सांसें थीं। दिन बीतते गए, मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आरिफ हर दिन उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी पुरानी कहानियां सुनाता, कभी बस हाथ थामे चुपचाप बैठा रहता। एक दिन मां ने कमजोर आवाज में पूछा, आरिफ, क्या तुझे उस दिन डर नहीं लगा था? आरिफ मुस्कुराया, नहीं मां, आपने ही तो सिखाया था, हार मानना पाप है, और मैं कभी हार नहीं मानता। मां की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। मां अब घर लौट रही थी। अस्पताल के बड़े से गेट से बाहर कदम रखते ही आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लाल नारंगी रंग की किरणें। पहली बार लगा जैसे जिंदगी ने उस पर मुस्कुरा दिया हो, लेकिन उसे अभी नहीं पता था असली मोड़ अब आने वाला था। मां अब धीरे धीरे चलने लगी थी। आरिफ ने उनका हाथ थाम रखा था, हर कदम पर सहारा दे रहा था, जैसे अब वही उनकी लाठी बन गया हो। मां के चेहरे पर कमजोरी अभी भी थी, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी, वो जिंदगी की चमक। झोपड़ी में लौटे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। टूटी छत, दरारों वाली दीवारें, गरीबी का वही पुराना चेहरा। मां चारपाई पर बैठी, आरिफ उनके पास जमीन पर। मां ने धीरे से कहा, आरिफ, तू बहुत बदल गया है बेटा। आरिफ मुस्कुराया, आंखें नम। नहीं मां, बस बेबसी खत्म हो गई है। कुछ दिनों बाद लोग आने लगे, वही लोग जो पहले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। कोई फल की टोकरी लेकर आया, कोई नए कपड़े,
कोई सिर्फ आरिफ का हाथ थाम कर रोने लगा। जमींदार साहब खुद आए, आरिफ के सामने खड़े होकर बोले, बेटा, तूने सिर्फ सांड को नहीं, तूने हम सब की सोच को काबू कर लिया। तूने हमें बता दिया, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। आरिफ चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अगर मां ठीक ना होती तो ये सारी तारीफें, ये सारा सम्मान, सब बेकार। धीरे धीरे आरिफ का जीवन बदलने लगा। अब वो सड़कों पर बोतलें नहीं बीनता था, अब वो स्कूल जाने लगा था। किताबें थामी थीं, कड़ी मेहनत तो उसे पहले से आती थी, अब उसने उसे सही दिशा दे दी। हर सुबह मां उठकर उसके लिए दुआ मांगती, हे मालिक, मेरे बेटे को हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाना। एक शाम आरिफ अकेला छत पर बैठा था, सूरज डूब रहा था। वो आसमान को देखते हुए फुसफुसाया, पापा, आपने जो सिखाया था उसी ने मां को वापस लौटाया। मैंने आपकी बात मान ली, डर को आंखों में आंखें डालकर हरा दिया। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया हो। कुछ महीने बाद मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो खुद खाना बनाती, हंसती, चलती, गाती। एक दिन मां ने कहा, बेटा, अब तुझे अपने लिए भी जीना चाहिए। आरिफ ने मां को गले लगा लिया। मां, जो भी करूंगा आपके साथ करूंगा, आपके लिए करूंगा। आरिफ आज भी वही सीधा साधा, शांत, जमीन से जुड़ा लड़का है, लेकिन अब उसके अंदर एक और चीज है, साहस। वो साहस जो सांड को बैठा दे, मौत को हरा दे और किस्मत को झुका दे। अब कस्बे के बच्चे जब भी डरते हैं, बड़े कहते हैं, डर मत, आरिफ की तरह बन। आरिफ जब भी किसी जानवर को देखता है, रुक जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ समझ और प्यार। कभी कभी वो मां के पास बैठकर पूछता है, मां, अगर उस दिन मैं डर जाता तो? मां मुस्कुराती, आंखें भर आती, तो आज ये हंसी, ये घर, ये जिंदगी कुछ भी ना होता बेटा। रात को आरिफ छत पर लेटकर तारे गिनता है और मन ही मन कहता है, मैं कभी भिखारी नहीं था, मैं तो बस वक़्त की सबसे बड़ी कसौटी था। हर उस इंसान के लिए जो हार नहीं मानता, जो आखिरी सांस तक लड़ता है। और यही आरिफ की सबसे बड़ी जीत थी। कहानी खत्म। लेकिन ऐसे साहस की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे दिलों में जिंदा रहती हैं, हमेशा। शहर के एक चौराहे के पास कूड़े के ढेरों को बीच में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम किशोर था। उम्र मुश्किल से 16 साल। सुबह होते ही वह एक फटी हुई बोरी कंधे पर डालकर कूड़ा बीनने निकल जाता। प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, टूटी बोतलें, जो भी मिल जाता वही उसकी कमाई का साधन था। उसी पैसे से वह अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवा लाता और रात का खाना करता। किशोर के पिता कई साल पहले गुजर गए थे। माँ कमजोर रहती थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कुछ उसे इंसान समझते ही नहीं थे। लेकिन किशोर के अंदर एक ऐसी चीज थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, सीखने की भूख। कूड़ा बीनते बीनते किशोर को कई बार टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाते। एक दिन उसे एक पुराना खराब कंप्यूटर मिला। लोग उसे कबाड़ समझकर फेंक चुके थे, लेकिन किशोर के लिए वह खजाना था। वह उसे घसीटते हुए अपनी झोपड़ी में ले आया। कई दिनों की मेहनत के बाद किसी तरह वह कंप्यूटर चालू हो गया। स्क्रीन जली तो किशोर की आंखों में चमक आ गई। दिन में वह कूड़ा बीनता और रात में उसी कंप्यूटर के सामने बैठ जाता। उसे समझ नहीं आता था कि सब कुछ कैसे चलता है, लेकिन वह किशोर कोशिश करता रहता था। धीरे धीरे वह सीखने लगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, बटन दबाने से क्या होता है और स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों का मतलब क्या है। उसने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसका गुरु सिर्फ जिज्ञासा ही थी। किशोर को रोज एक बड़े बैंक के सामने से गुजरता था, वही बैंक जहां उसकी माँ का छोटा सा खाता था, जिसमें वह मेहनत की कमाई जमा करती थी। कई बार किशोर की माँ के साथ बैंक भी जाता। वहां वह ध्यान से देखा कि कंप्यूटर पर कर्मचारी कैसे काम करते हैं, कैसे पूरा बैंक एक सिस्टम पर टिका हुआ है। एक दिन बैंक में अजीब सी हलचल थी। कर्मचारी परेशान थे, कंप्यूटर बार बार रुक रहे थे। मैनेजर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई रही थी। अगर सिस्टम बंद हो गए तो लाखों लोगों का पैसा फंस जाएगा। किसी कर्मचारी ने कहा,
किशोर यह सब सुन रहा था। उसे कुछ अलग लग रहा था। उसे लगा जैसे सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी अचानक बैंक के कई कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद पड़ गए थे। ग्राहक घबरा जाते हैं, हमारे पैसे सुरक्षित है ना? लोग सवाल करने लगते हैं। बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई नहीं जानता कि क्या किया जाए। उसी बीच किशोर आगे बढ़ता है। फटे कपड़े, गंदे हाथ, सब उसे देखते हैं, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। किशोर धीरे से कहता है, अगर आप चाहे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं। एक कूड़ा बीनने वाला सिस्टम ठीक करेगा? कुछ लोग तो हंसने लगते हैं। लेकिन हालात इतने खराब थे कि मैनेजर के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अगर तुम्हें कुछ आता है तो बोलो। वह कहता है, ठीक है। किशोर सिस्टम के पास जाता है। वह घबराया हुआ था, लेकिन भागा नहीं। उसने वही किया जो उसे सही लगा। शांति से, ध्यान से उसने सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ उसे सही तरीके से चलाने से रोकने वाले खतरे को पहचान लिया। कुछ ही देर में स्क्रीन फिर से सामान्य हो जाती है। पूरा बैंक सुन्न रह जाता है। लोगों के खाते सुरक्षित है। लाखों रुपयों का नुकसान टल चुका था। मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुमने ये कैसे किया? वह पूछता है। किशोर बस इतना कहता है, मैंने सिस्टम तोड़ा नहीं, मैंने उसे चलाया है। बैंक के अधिकारी समझ जाते हैं कि किशोर कोई असाधारण बच्चा नहीं है। उसने जो भी किया वो पैसों के लिए नहीं था, बल्कि लोगों की मेहनत बचाने के लिए था। उसकी माँ जैसे हजारों गरीब लोगों की मेहनत। कुछ दिनों बाद किशोर को फिर बैंक बुलाया जाता है। इस बार सम्मान के साथ। बैंक उसे सीखने का मौका देती है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लेती है। वही लोग जो कभी न उसे नजरअंदाज करते थे, आज उसी की काबिलियत की बात करते हैं। किशोर की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे से कहा, तूने साबित कर दिया कि हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते। किशोर ने उसी दिन सबको एक सबक दिया। काबिलियत कपड़ों से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। कूड़ा बीनने वाला बच्चा भी अगर मौका मिले तो बड़े बड़े सिस्टम चला सकता है।